चलिए आज बात करते हैं सिनेमा कट के इस आसेबज़दा मामले की। एक ऐसी कहानी जहां हर फ्रेम, हर साया अपने पीछे एक गहरा राज छुपाए हुए है। यह सिर्फ शायरी नहीं बल्कि इस पूरी कहानी का खुलासा है। ये वो अल्फाज हैं जो इस पुरअसरार थिएटर की खामोश राहदारियों में गूंजते हैं। तो आइए इस केस की फाइल को खोलते हैं और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनेमा कट के इस राज की। वो मुअम्मा जिसने सबको परेशान कर रखा था, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? एक दो नहीं बल्कि पूरी 6 पुरअसरार अमवात, वो भी सिर्फ पिछले 3 महीनों के अंदर। 6 लोग जिनकी जिंदगी बस यूं ही खामोशी से खत्म हो गई। जाहिर है ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता था। सरकारी तौर पे तो कह दिया गया कि ये सब हादसे थे और मरने वालों के खानदानों को मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन थिएटर का आमला कुछ और ही कहता था। उनके दरमियान एक खौफनाक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि स्क्रीन नंबर 3 में किसी शैतानी साये का बसेरा है। तो इस केस के अहम किरदार कौन है? सबसे पहले हैं दिशा, एक तफ्तीशकार, पीरे चंद्र प्रकाश मिश्रा, जो एक साबिक गैंगस्टर, एमएलए और उस थिएटर का मालिक है, और जायवकू है आगरा का सिनेमा कट्स थिएटर, खासतौर पर स्क्रीन नंबर 3। अब कहानी आती है उस एक रात पर जब तफ्तीशकार दिशा ने सच्चाई को बेनकाब करने के लिए थिएटर में कदम रखा, और उसके पास वक्त बहुत कम था। थिएटर के मालिक चंद्र प्रकाश ने दिशा को इजाजत तो दी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि उसके पास सिर्फ एक रात है। इसी एक रात में उसे ये साबित करना होगा कि ये सारी अफवाहें झूठी हैं, ताकि ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। थिएटर में दाखिल होते ही वहां के निगरान रतन ने उसे खबरदार किया। उसने कहा, यहां दीवारों के भी कान हैं और पर्दे के पीछे आंखें। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। लेकिन दिशा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी तफ्तीश का आगाज सीधा उस जगह से किया जो इस सारी गड़बड़ का मरकज थी, और वो थी सीट नंबर D23। हाँ, लेकिन दिशा का तरीक़ाकार बिल्कुल अलग था। उसने कोई तावीज़ या मजहबी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। उसके औजार थे जदीद साइंस, एक थर्मल कैमरा, एक हाई सेंसिटिविटी रिकॉर्डर और डेटा एनालिसिस के लिए एक लैपटॉप। क्योंकि दिशा का मानना था कि ये कोई शैतानी साया हो या सिर्फ लोगों का वहम, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वो सिर्फ सबूतों की बुनियाद पर सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी। और फिर तफ्तीश में वो मोड़ आया जहां साइंस का टकराव ऐसे वाकयात से हुआ जिनकी कोई वजाहत नहीं थी। पहला सबूत था दर्जा हरारत का गिरना। जरा सोचिए, एक मुकम्मल तौर पर बंद ऑडिटोरियम का दर्जा हरारत अचानक 18 डिग्री से गिरकर सीधा 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर टेक्नोलॉजी ने वो चीज़ दिखाई जो इंसानी आंख से ओझल थी। थर्मल कैमरा की स्क्रीन पर एक ह्योला नजर आने लगा, जबकि सामने कुछ भी नहीं था। उसके बाद दिशा को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो वहां हो ही नहीं सकती थी। वो आसीबज़दा सेट D23 बिल्कुल खाली थी, लेकिन वहां से पॉपकॉर्न चबाने की आवाज साफ आ रही थी। कौन था वहां? और जब उसने अपना रिकॉर्डर प्लेबैक किया तो उसमें खामोशी की बजाय एक भयानक मसखशुदा चीख रिकॉर्ड हुई थी। ये चीख उसे सीधा प्रोजेक्शन रूम की तरफ ले गई, और इसी प्रोजेक्शन रूम से कहानी का वो बाब खुला जो सालों से अंधेरे में दफन था, वो राज जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अचानक थिएटर की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई, और उस पर कोई फिल्म नहीं बल्कि 21 मार्च 2011 की एक पुरानी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये वो दिन था जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी। स्क्रीन पर अमन नामी प्रोजेक्शनिस्ट के कत्ल का लर्जा खेज मंजर था। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि अमन चंद्र प्रकाश की बेटी से मोहब्बत करता था। गुस्से में चंद्र प्रकाश ने अमन का गला पकड़ा, प्रोजेक्टर ऑन किया और इसका सर चलती हुई पुली में दे दिया। और फिर इस जुर्म को छुपाने के लिए उसने अमन की लाश को एक बोरी में बंद करके थिएटर से गायब कर दिया। अब कहानी अपने आखिरी और फैसलाकुन मरहले की तरफ बढ़ती है, जहां कातिल और मकतूल की रूह का आमना सामना होना था। जैसे ही दिशा को सच्चाई का पता चला, चंद्र प्रकाश वहां पहुंच गया। उसने दिशा को धमकी दी, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम भी मेरे सिनेमा की कहानी का हिस्सा बनोगी। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता, अमन की रूह ने मदाखलत की। एक झटके में पूरे थिएटर की बत्तियां बंद हो गईं और कातिल अपने शिकार की रूह के साथ उसी अंधेरे में कैद हो गया। और फिर वक्त ने अपना इंसाफ किया। 2011 में अमन को प्रोजेक्टर में कुचलकर मारा गया था, और आज
फिल्म की वही रीलें चंद्र प्रकाश के गिर्द लिपट गईं और उसे खींचकर उसी प्रोजेक्टर में ले गईं। इसकी मौत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अमन को दी थी। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक रूह का इंतकाम था या फिर तशद्दुद का एक और अलमनाक सिलसिला? क्या इसे वाकई इंसाफ कहा जा सकता है? ये कहानी इस सवाल को हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है।